नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। हिंदी की सीरीज़ शुरू है यूपीएसआई के लिए, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले क्लास में आपको वर्णमाला चैप्टर के बारे में बताया और वहां पर वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इनमें सब में अंतर क्या होता है या समानताएं क्या हैं वो चीज़ बताई और वर्णमाला के बारे में बताया था। आज शुरू करना है वर्गीकरण, जो कि वर्णमाला का वर्गीकरण रहेगा, जिसमें स्वर और व्यंजन कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये चीज़ देखेंगे इस वाले पार्ट में। तो वर्णमाला चैप्टर का दूसरा पार्ट आज शुरू होना है। चलिए एक बार शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ। टॉपिक आपको कल पिछली क्लास में वर्णमाला बताया गया। वर्णमाला क्या होता है, इसकी परिभाषा बताई गई, वर्णमाला की संख्या बताई गई 53। आज देखते हैं कि इनका वर्गीकरण क्या है। इनको अगर देखें हम तो दो मुख्य पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्वर और दूसरा पार्ट है व्यंजन। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। अभी हम स्वर के बारे में बात करेंगे कि स्वर क्या होता है। परिभाषा आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको टेक्निकली हम समझेंगे कि होता क्या है। स्वर की परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं कि स्वर होते क्या हैं, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाएं, या कह सकते हैं जो स्वयं से उच्चारित करने की क्षमता रखते हों, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे समझते हैं स्वयं से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वयं से उच्चारित होने वाले वर्ण, या हम कह सकते हैं दूसरी तरीके से कह सकते हैं जिनमें उच्चारण करवाने की क्षमता हो, उच्चारण करने या कराने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि स्वर जो होंगे वो अकेले बोले जा सकते हैं, अपने आप से इनका उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन अगर व्यंजन को बोला जाना है तो वो केवल और केवल स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है क, तो इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब क के साथ कोई स्वर आएगा, चाहे वो छोटा आ हो, बड़ा आ हो, छोटी ई हो, तब इसका हम उच्चारण क, का, की इस तरीके से करते हैं। अब बात आती है स्वरों की संख्या के बारे में कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या अगर देखें तो आपको दो तरीके से मिलती है, 11 भी लिखी हुई मिलेगी और 13 भी लिखी हुई मिलती है। अब बात आती है 11 कब और 13 कब। नॉर्मली जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप 11 ही बताएंगे। ये 13 संख्या अयोगवाह को मिला लेने पर होती है। अयोगवाह, जब हम अयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और आहा, इनको जब हम मिला देते हैं तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। तो ये हैं अयोगवाह। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम अनुस्वार, अंग को, और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो इन दोनों को जब मिला लिया जाएगा तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी, अदरवाइज 11 रहती है। और आप जब भी टिक करेंगे एग्जाम में 11 को ही टिक करेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से। अच्छा, अभी मैंने आपको 11 इनकी संख्या कौन कौन सी है ये नहीं बताया। आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं। स्वरों की संख्या 11 हो गई। संख्या कितनी हो गई, 11। ये कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, माफ करिएगा पूरा नहीं लिखा है, 1 मिनट सही कर दे रहे हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये इतने हैं। ये हो जाएंगे टोटल स्वर, 11 हैं। आपको लिखा हुआ मिल सकता है आ से लेकर के औ तक, ये इनकी 11 संख्या हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण क्या है ये देखते हैं। तो स्वरों को कई प्रकार से बांटा गया है। पहला वर्गीकरण जो देखते हैं हम, वो है, वर्गीकरण में पहला है, आप हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है उच्चारण काल, उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर।
उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल क्या होता है? मात्रा काल होता है एक बार पलक झपकने में लगा समय, ये मात्रा काल कहलाता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर क्या नाम दिया जाएगा। मात्रा काल पर या मात्रा काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होगा दीर्घ स्वर और तीसरा होगा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हो जाएगा आपका उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर इन्हीं का एक नाम और दे दिया जाता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा हो जाएगा द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। तीसरा हो जाएगा त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। आइए एक बार इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं क्या होता है। एक मात्रिक स्वर ऐसे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने मात्रा काल अभी आपको बताया, एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है वो एक मात्रा काल कहलाता है। इसका मतलब एक मात्रा काल में जो स्वर बोले जाएंगे वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। आ, ई, उ और री, ये एक मात्रिक स्वर हैं। आप ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या भी पूछ सकता है तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं। तो अगर इनकी परिभाषा देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इनको और क्या कहा जा सकता है, जिनका ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। देखिए ह्रस्व का क्या है, एक मात्रा है, दीर्घ का क्या है, 2 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण काल में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे या जिनके उच्चारण काल में 2 मात्रा काल का समय लगता है वो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये हैं कौन कौन से, इनको देखते हैं। ये हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये इतने हो जाएंगे। इनकी संख्या अगर पूछेंगे तो 7 हो जाएगी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 हो जाएगी। अब अगला देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण काल में 2 मात्रा या उससे अधिक, माफ करिए 2 नहीं 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब 3 मात्रा या इससे अधिक का समय कब लगेगा, आप लोग गाने सुने होंगे तो गाना सुनने में, किसी को बुलाने में या पुकारने में इन स्वरों का यूज किया जाता है। जैसे कोई शब्द हो गया, मान लिया लिखा हुआ है राहुल, राहुल, सिंपल सा जब हम राहुल बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे राहुल। और अगर किसी को बुलाना हुआ तो दूसरे तरीके से बोला जाता है। मान के चलिए कोई दूर खड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे राहुल। तो ये देखिए, ये आप अगर ध्यान देंगे तो छोटा ऊ पर जोर पड़ रहा है। कहाँ पर, राहुल ऐसे बोलते हैं। तो ये जो छोटा ऊ लिखा हुआ है इसको ज्यादा देर तक बोला जाता है तो यही क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। इनका संकेत क्या होता है, ये जिस भी स्वर के पीछे लगे होंगे उसके पीछे ये इस तरीके से या इस तरीके से एक संकेत बना दिया जाता है और ये प्लुत स्वर का संकेत होता है। अब एक बार देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे छोटा आ के पीछे लग गया, ई के पीछे लग गया, ऊ के पीछे लग गया, जिसके भी पीछे लगा देंगे वो प्लुत स्वर बन जाएगा। अब अगर पूछें राहुल शब्द में, जैसे ये लिखा हुआ है राहुल और ऐसे लिखा हुआ है, अब पूछे इसमें प्लुत स्वर कौन सा है, तो ध्यान देना कई बार बच्चे गलत करते हैं, हा के पीछे लगे होने की वजह से हा बोल देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा हा कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है। इस व्यंजन पे जो मात्रा लगी होगी वो मात्रा प्लुत स्वर की होगी। तो यहाँ पर अगर पूछें कि राहुल शब्द में प्लुत वर्ण कौन सा है तो छोटा ऊ हो जाएगा। ठीक, और भी एक जगह आपको ओम लिखा हुआ मिलता होगा इस तरीके से, ओम। तो ये क्या लिखा होता है, ओम, और इसको बोलेंगे कैसे, ओम ऐसे करके उच्चारण किया जाता है। मतलब ये हम ओ का उच्चारण थोड़ी ज्यादा देर तक करेंगे तब वो प्लुत स्वर माना जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या हैं, या एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं। अगला डिवीजन देखते हैं हम। इनका अगला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। अगला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर है। लिखते हैं इसको, उत्पत्ति के आधार पर, या आप कह सकते हो रचना के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर इनकी रचना कैसे हुई है, किन किन चीजों से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो देख रहे हैं। पहला हो जाएगा मूल स्वर, और दूसरा हो जाएगा संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, ये 2 तरीके के हो जाएंगे। हिंदी में जब भी शब्दों या वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, वहां अगर मूल शब्द लिखा हुआ मिल रहा है तो उसका मतलब आप समझिएगा अकेला, वो बिना किसी के सहयोग से बना हुआ है। इसका मतलब मूल स्वर क्या होंगे, जो अकेले बने होते हैं या जो बिना किसी के सहयोग से बने होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, मूल स्वर कहलाएंगे। संधि स्वर क्या होते हैं, संधि का मतलब ही होता है मेल, तो जो 2 स्वरों के मेल से या योग से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके नीचे। ठीक, जो अकेले हैं या बिना किसी के योग के बने हैं वो मूल स्वर, और जो कम से कम 2 स्वरों के योग से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। अब इनकी संख्या देखते हैं, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो मूल स्वर हो जाएंगे आ, ई, उ और री, ये हो जाएंगे मूल स्वर। और संधि स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, संधि स्वर वही 7 बचे हुए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। इस आधार पर इनकी संख्या 4 हो जाएगी मूल स्वरों की, और संधि स्वरों की संख्या 7 हो जाएगी। इनकी संख्या 7 हो जाएगी। संख्या भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मूल स्वर की संख्या कितनी है या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। अब देखिए इनका डिवीजन क्या है। यहाँ पर आपने क्या देखा, जो अकेले बने हों वो क्या होंगे, मूल स्वर होंगे, मतलब बिना किसी के योग के। ये वाले संधि स्वर ये योग से बने होते हैं। योग से बने, इसका मतलब 2 स्वर लगेंगे, और 2 स्वर कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं। तो पहली बात तो इनका वर्गीकरण ही हो गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है इनको। एक तो कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा कहलाएगा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखते हैं ये क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। एक परिभाषा तो ऊपर आपने पढ़ी कि जो 2 स्वरों के योग से बने होंगे, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर, ये दोनों 2 स्वरों के योग से बने होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, ये मूल दीर्घ जो होते हैं वो समान स्वरों के योग से बने होंगे, और संयुक्त स्वर असमान स्वरों के योग से बने होंगे। ठीक, ये दोनों में अंतर होता है कौन कौन से, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये हैं आपके मूल दीर्घ स्वर। बने किससे किससे हैं, आ और अ मिला करके आ बनता है, ई और ई मिला करके ई बनती है, उ और उ मिला करके उ बनता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम संयुक्त स्वर क्या होगा। तो संयुक्त स्वर होते हैं जो असमान स्वरों के योग से बने होंगे। बचे कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 हो जाएंगे। किससे किससे बने हैं ये देख लेते हैं। ए बना होता है आ प्लस ई से, ऐ बना होता है आ प्लस ए से, ओ बना होता है आ प्लस उ से, और औ बना होता है आ प्लस ओ से। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये किससे किससे बने हैं। ये थोड़ा आपको कुछ किताबों में अलग लिखा हुआ मिल सकता है,
लेकिन ये चीज़ 100% सही है, यही वाली मानी जाएगी। तो जब भी आप इसका वर्गीकरण देखेंगे तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये बने किस किस से मिल करके। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको वर्गीकरण थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इन पर आधारित प्रश्न कैसे बन रहे हैं। एक जगह पर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है और वो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। 4 विकल्प आपके सामने रख रहे हैं। ए, आए, बड़ा आ और ओ। ध्यान दीजिए, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखवाया है, यहाँ पर ये चीज़ आपको देख करके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए, आए, बड़ा आ और ओ, ये चीज़ है। इधर जब वर्गीकरण देखेंगे तो दीर्घ स्वर का वर्गीकरण जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। वहाँ पर आपका विकल्प क्या था? ए, आए, बड़ा आ और ओ। ये 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए थे और पूछ रहा था कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो हो सकता है आपका दिमाग यहाँ पहुँच जाए कि ये तो मूल दीर्घ कहे जा रहे हैं और पूछ रहा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का वर्गीकरण मैंने ये लिखवाया है, 7 इसमें आ रहे हैं, यानी ये भी है, ये भी है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो आप ध्यान रखिएगा, भले ही वहाँ पर दीर्घ लिखा हुआ है, लेकिन ये उच्चारण काल पर के आधार पर फिर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है इस आधार पर, रचना के आधार पर किससे किससे मिल करके बना है। अब जब इसका हम देखेंगे तो ये ए, आए और ओ ये मिल जाएगा संयुक्त स्वर में आपको, और ये वाला जो है ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो बाकी 3 गलत हो जाएंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि मूल दीर्घ और दीर्घ में कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी रचना या मात्रा काल के आधार पर पूछ लेते हैं और नाम मूल दीर्घ या दीर्घ ना दे करके केवल एक ही दे दिया जाता है, दीर्घ स्वर। तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं। अगला वर्गीकरण है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 4 प्रकार के, इधर ही सामने लिखे दे रहे हैं। पहला हो जाएगा आपका समवृत स्वर, समवृत स्वर। दूसरा हो जाएगा अर्ध समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर। तीसरा हो जाएगा विवृत स्वर। चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। ठीक, समवृत स्वर जो होंगे वो आ जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होते हैं आपके समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर क्या होंगे? ए और ओ हो जाएगा। विवृत होता है बड़ा आ, बाकी जितने बच रहे हैं इसको आप अर्ध विवृत में रख देंगे। कौन कौन सा हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई बड़ी हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री रखेंगे नहीं, ए और औ, यही दोनों बच रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। ये मतलब क्या होता है? समवृत का मतलब होता है बंद और विवृत का मतलब होता है खुला। जो अर्ध लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आधा। तो समवृत का मतलब क्या हो जाएगा? बंद,
अर्ध समृद्ध का मतलब आधा बंद, विवृत का मतलब खुला और अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बंद या आधा बंद, खुला या आधा खुला होता है, वो ये वर्गीकरण होता है मुख खुलने के आधार पर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिए, एक जगह पेपर में आपके क्वेश्चन शायद पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था, जिसमें बड़ा आ के साथ अय को भी विवृत माना गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे एग्जाम में आपको केवल बड़ा आ लिखा हुआ मिलेगा, केवल एक जगह पर ये चीज़ देखी गई है। तो हो सकता है आपको किसी बुक में अगर लिखा हुआ मिलता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था और आयोग ने इसको सही मान लिया था, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका मुख खुलने के आधार पर। अगला देखते हैं जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर जिह्वा की सक्रियता के आधार पर यह होता है जब स्वरों का उच्चारण किया जा रहा होता है तो उस समय जीभ का कौन सा भाग सक्रिय होता है, इस आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होंगे अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा होगा मध्यस्वर, मध्यस्वर, और तीसरा होगा पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। पश्चस्वर में कौन से आते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये होते हैं पश्चस्वर। मध्यस्वर कौन सा होता है? छोटा आ। अग्रस्वर कौन से होंगे? छोटी ई, बड़ी ई, अय और औ। 1 मिनट। ए और अय, ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मतलब कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय जिह्वा का अग्रभाग यानी जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है। छोटा आ के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये थे कुछ स्वरों के महत्वपूर्ण वर्गीकरण। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। ठीक, व्यंजन क्या होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं व्यंजन का उच्चारण खुद से हम नहीं कर सकते, इनका उच्चारण तभी किया जाएगा जब इनके साथ स्वर आएगा। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर ही पहले कि अगर ये क लिखा हुआ है इसको नहीं बोल सकते, इसके साथ जब कोई स्वर आएगा तभी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, व्यंजन जो भी होते हैं वो अपने मूल रूप में हलंतवाचक होते हैं। हलंतवाचक होते हैं। व्यंजनों को एक चीज और नाम दिया गया है, अर्ध मात्रिक कहा गया है व्यंजनों को। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। व्यंजनों को क्या कहा गया है? अर्धमात्रिक कहा गया है। चलिए, अभी आपने पिछला वर्गीकरण लिखा था मात्रा काल के आधार पर, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो एक और ध्यान रखना, अर्धमात्रिक व्यंजनों को कहा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या अगर हम देखें, संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 हो जाएगी। कौन कौन से आएंगे इसमें? 33 में स्पर्श आएंगे, कितने होते हैं? 25, का से लेकर के माँ तक। अंतस्थ आएंगे 4, और ऊष्म आएंगे 4। तो इनको मिलाकर के ये टोटल 33 होते हैं। यही माने जाते हैं मूल व्यंजन, यही इनकी संख्या होती है व्यंजनों की। ठीक, बाकी अगर आपको लिखा हुआ इधर उधर मिलता है तो वो गलत है।
जब भी आपसे पूछेगा व्यंजनों की संख्या, आपको तेते से ही टिक करना है, अदरवाइज आप गलत करके आ जाएंगे। अब देखते हैं भेद कौन कौन से हैं। चलिए, व्यंजन के भेद अभी तक आप 4 पढ़ते आ रहे थे। कौन कौन से? पहला भेद था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। चौथा भेद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अभी तक ये 4 प्रकार के आप भेद पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिए एक 5वां भेद अभी मैंने बताया, वर्णों की संख्या 53 हो गई है, एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ाया गया है, तो इसको हम एक और भेद पढ़ेंगे, विशिष्ट व्यंजन। तो ये टोटल मिलाकर के आपके 5 भेद हो जाएंगे व्यंजनों के। अब एक एक करके देखते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और विशिष्ट व्यंजन के बारे में। आइए देखते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। स्पर्श व्यंजन थोड़ा बड़ा पोर्शन है, छोटा होता तो मैं कवर करवा देता। 10-15 मिनट लगभग इसको समझाने में लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, इनके अगर अन्य नाम देखेंगे, अन्य नाम, तो इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। और एक नाम इनका और है उदित। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्यों इनको स्पर्श ही कहा जाता है, या वर्गीय व्यंजन इनका क्यों नाम है, या इनको हम उदित क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए, आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा आप। फिलहाल हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।